और आयुर्वेद से किडनी का ट्रीटमेंट करता हूँ। और किडनी जो है ख़राब होने के 5 स्टेज होते हैं। जी बताएं। और 5 स्टेज होते हैं, फर्स्ट स्टेज से लेके 5 स्टेज होता है इसका। और लेकिन किडनी की बीमारी ऐसी है, किडनी हो या लीवर की बीमारी ऐसी, जब तक ये 50% 60% खराब नहीं हो जाता है तब तक कोई सिम्टम जो परसिस्ट नहीं होते, कोई लक्षण दिखाई नहीं देते, बाहर से रोगी सावधान हो जाए। इस वजह से उसके आगे वाला सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि इसके लिए जो है ये हर साल एक रूटीन चेकअप कम से कम करा लें अपना। उस रूटीन चेकअप में मैं आपको बता देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि लोग जो है हर जगह किडनी रोग विशेषज्ञ नहीं मिल पाते हैं, तो मैं जन सेवार्थी बता देता हूँ। तो लोग इसको समझ लें, इसको करते रहें और अपना जांच करा के किसी अच्छे नेफ्रोलॉजिस्ट को जो भी उनके नज़दीक हो वहाँ पर जाएँ और दिखाएँ। तो सबसे पहले जो है वो अपना रूटीन चेकअप के तौर पर अपना LFT हो गया, लीवर फंक्शन टेस्ट जिसको बोलते हैं, और KFT हो गया, किडनी फंक्शन टेस्ट हो गया, GFR बोलते हैं। GFR ये एक टेस्ट ऐसा होता है कि ये हमारे फिल्ट्रेशन रेट को बताता है। इससे पता चलता है कि आपके किडनी का फिल्ट्रेशन रेट क्या है और इससे स्टेजिंग का पता लगाया जा सकता है। उसमें अगर मान लीजिए अगर हम इस किडनी के बीमारी का स्टेजिंग आइडियली पता लगाते हैं तो इसे GFR से ही लगाते हैं। GFR से ही हमको अच्छा, पता मान चलता है लीजिए कि जैसे स्टेज सपोज दैट मान लें डॉक्टर साहब कि अगर सेकेंड पोजीशन है तो क्या आपके आयुर्वेद में ऐसा कुछ है कि उसको हम ठीक कर सकते हैं? सेकेंड पोजीशन तो बहुत रेयर बात आपने कर दी उदय जी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे अगर हमारे यहाँ किडनी का 4th स्टेज का भी पेशेंट है या 5th स्टेज का पेशेंट है, डॉक्टर ने उसको डायलिसिस बोल दिया और डायलिसिस करा रहा है, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन का डायलिसिस भी हो रहा है, ट्रांसप्लांट नहीं हुआ है। ट्रांसप्लांट होने से पहले अगर रोगी हम लोगों को अप्रोच करे तो जाहिर सी बात है कि हम लोग ऐसा कोशिश करके उसके डे बाई डे जो है इम्प्रूवमेंट उसकी किडनी में होता रहता है। उस ट्रांसप्लांट से तो बचा ही लेते हैं, उल्टा उसको जो है जो उसकी डायलिसिस होती है, डायलिसिस की फ्रिक्वेंसी को भी धीरे धीरे मेडिसिन हमारी इतनी इफेक्टिव होती, प्रभावी होती है, उनकी डायलिसिस की फ्रिक्वेंसी धीरे धीरे कम होने लगती है और एक दिन ऐसा आता है कि उनकी डायलिसिस बंद हो जाती है और फिर डायलिसिस का नौबत ही ख़त्म हो जाता है। तो डायलिसिस का नौबत जो मैं आपको बताऊँ तो ये डायलिसिस की नौबत जब 5th स्टेज में होती है किडनी का, जब इसका फिल्ट्रेशन GFR का फिल्ट्रेशन लेस देन 15 ml हो जाता है, यानी 15 ml से भी कम जो है जब फिल्ट्रेशन। वैसे तो जो मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बोलता है अगर लेस देन 15 ml आपका GFR है तो डायलिसिस के लिए आपको अप्रोच करना चाहिए। और लेकिन मोस्टली डॉक्टर लोग जो है जब ये करते हैं तो जब 5th स्टेज में होता है और 15 ml से कम होता है तो डायलिसिस के लिए आदमी जाता है। डायलिसिस एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, डायलिसिस कराना बहुत उस समय इंपॉर्टेंट होता है। मेरे कहने का मतलब लोग ये सुन करके ये ना करें कि नहीं आयुर्वेद की दवा खाना चालू कर दें, डायलिसिस को बंद कर दें, इससे उनके जान पे खतरा बनाएगा। डायलिसिस को कराते रहें और आयुर्वेद की हम लोगों के ट्रीटमेंट करने से ये होगा कि उस डायलिसिस की फ्रिक्वेंसी को धीरे धीरे किडनी के फंक्शन को हम लोग जो रिजनरेट कर देंगे, वो फिर से अपने एक्शन को करने लगेगा, तो फिर से फिल्ट्रेशन अच्छा होने लगेगा। जो क्रेटेनाइन है, ब्लड यूरिया है, टॉक्सिन वगैरह है, वो धीरे धीरे फिर से स्किड होने लगेंगे, यूरिन के माध्यम से बाहर आने लगेंगे, तो फिर डायलिसिस फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है। डायलिसिस में यही करते हैं कि डायलिसिस में जो बॉडी के जो टॉक्सिन है उनको जो है एलिमिनेट कर दिया जाता है और फिर से इम्प्योर ब्लड को बाहर करके प्योर ब्लड को फिर से अंदर डाल दिया जाता है डायलिसिस मशीन में। यही काम अंदर हमारी किडनी करती है। तो हम अपने किडनी को ही ऐसा बना देते हैं, अपने किडनी को मेडिसिन के माध्यम से कुछ ऐसी युक्ति उसके माध्यम से ऐसा कर देते हैं कि किडनी हमारी अंदर से ही कुछ इस तरह से काम करने लगती है कि उसका डायलिसिस की धीरे धीरे फ्रिक्वेंसी कम होने लगती है, डायलिसिस से छुटकारा मिल जाता है और पेशेंट जो है स्वस्थ हो जाता है, रोग मुक्त हो जाता है और अपना हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ जीने लगता है। इसमें थोड़ा समय लगता है और आयुर्वेद में दवाइयों के साथ साथ में पथ्य परहेज का भी बहुत ज़्यादा उसको प्रावधान है और बताया गया है कि उसके साथ साथ में दवाइयों के और मैं ऐसे बताऊँ आइडियली जो है कैंसर किडनी के कोई भी पेशेंट है उसमें जितना दवा का प्रभाव होता है उससे ज़्यादा उसके डाइट पे प्रभाव होता है, उससे डाइट से प्रभाव पड़ता है। अगर पेशेंट कितना भी बढ़िया डॉक्टर है, कितनी बढ़िया दवा दिया जा रहा है, अगर वो डाइट को फॉलो नहीं करेगा तो फिर वो जो है ठीक होने की संभावना उसकी बहुत कम होती है। इसमें हम लोग स्पेशली डाइट चार्ट बना कर रखे हुए हैं और अपने पेशेंट को प्रॉपर तरीके से गाइड करते हैं कि आपको क्या खाना है, कब खाना है, क्या लेना है, नाश्ते में क्या क्या लेना है, लंच में क्या लेना है, डिनर में क्या लेना है। एक हमने उनको एक बास्केट बना कर दिया होगा, आपको यही वेजिटेबल्स लेने हैं, इसको इस तरह से लेने हैं, आपको यही फ्रूट ले सकते हैं, आप रोटी अगर ले सकते हैं तो कैसे ले सकते हैं, कितना ले सकते हैं, प्रोटीन की मात्रा कितना ले सकते हैं। और अगर डायलिसिस हो रही है तो डायलिसिस के ड्यूरेशन में डाइट चार्ट अलग हो जाता है, डायलिसिस नहीं होता तो उसके बाद उस समय
ये हमारा डाइट चार्ट अलग होता है। जब डायलिसिस होने लगता है तो उसमें प्रोटीन का लॉस होने लगती है बॉडी में, तो पेशेंट डे बाई डे जो है वीक होने लगता है, तो उस समय थोड़ा सा प्रोटीन उसको देना पड़ता है, तो उस समय का डाइट अलग होता है और डायलिसिस ना होने से पहले का डाइट अलग होता है। तो दो तरह की डाइट भी होती है, हमें उस डाइट को फॉलो करना, स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। जब तक आप उसको डाइट को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करेंगे तो दवाइयाँ उतनी रिस्पॉन्स नहीं करेंगी और पेशेंट जो है क्योर नहीं होगा। और अगर वो अच्छे से हम लोगों के यहाँ का डाइट चार्ट को फॉलो करें, हम लोग जो यहाँ पे ऑक्सीडेशन कराने की जो प्रोसेस होती है, वो अगर उस ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को अच्छे से फॉलो करें और सही तरीके से हम लोग जो मेडिसिन देते हैं उसका फॉलो करें, उसको लें, तो आप ये मान के चलिए कि अगर हमारे यहाँ 80% भी किडनी डैमेज है तो हम वहाँ से फिर से पेशेंट को रिकवर करके स्वस्थ कर सकते हैं और पेशेंट को हैप्पी एंड हेल्दी कर सकते हैं। और हमने ऐसा करके दिखाया है। तमाम ऐसे पेशेंट हैं जिनको डायलिसिस हो रही है, डायलिसिस की फ्रिक्वेंसी कम हो गई है, पेशेंट का यूरिन आउटपुट बिल्कुल नहीं हो रहा, 24 आवर में बिल्कुल यूरिन आउटपुट नहीं हो रहा, तो यूरिन आउटपुट होने लग रहा है, डायलिसिस की नौबत नहीं आ रही, डायलिसिस कम हो जा रहे हैं। और पेशेंट उसके साथ साथ में जो कॉम्प्लिकेशन है लाइक नोजिया, वोमिटिंग, भूख कम लगना या स्वेलिंग, एडिमा हो जाना, हाथ पैर में सूजन हो जाना, वीकनेस लगना, तो ये सब सारी चीज़ें भी उसके साथ साथ में जो उसके कॉम्प्लिकेशन है उससे भी उसको राहत मिलता है, पेशेंट स्वस्थ होता है, रोग मुक्त होता है और अपने जीवन को हैप्पी हेल्दी कर सकता है। अदरवाइज मैं ऐसा बताना चाहूँगा कि किडनी की बीमारी ऐसी कि एक बार जिसको लग जाता है उसका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है और कुछ दिन तक तो दवा खाता है, दवा से उसको कंट्रोल करके रखते हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं कि अब दवा से कंट्रोल नहीं हुआ तो डायलिसिस कराओ, कुछ दिन तक डायलिसिस करेंगे, फिर डायलिसिस से भी जब चीज़ें नहीं कंट्रोल होंगी तो बोलेंगे कि अब आपको ट्रांसप्लांट कराना है, आप डोनर लाओ, 8-10 लाख रुपए की व्यवस्था करो और फिर जो है किडनी कोई आएगा किडनी डोनेट करेगा, 8-10 लाख रुपये लगा के पेशेंट अपनी किडनी बदलवाएगा। क्या जरूरी है कि वो मतलब कारगर हो? बदलवाने के बाद भी ये इतना इफेक्टिव मुझे तो नहीं लगता है। कुछ पेशेंट में 10% सक्सेस रेट जो 10 से 15% मुझे लगता है। और जैसे मैं अभी बताऊंगा, कभी एक जो है हमारे जो है विदेश मंत्रालय से उनका टर्म था, जो हमारी माननीय स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी थी, उनका भी किडनी खराब हुआ था और उनकी भी किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ था। और आप सोचिए वो कितने हाई प्रोफाइल की थी, तो क्या उनके लिए अच्छे डॉक्टर या अच्छी सुविधाएं नहीं रही होंगी? उनका भी ट्रांसप्लांट हुआ, लेकिन उनका भी ट्रांसप्लांट होने के बावजूद उनकी मौत हुई। तो ऐसी बात नहीं है कि सक्सेस अगर आप ट्रांसप्लांट करा लिए तो फिर आप रोग मुक्त हो गए। ट्रांसप्लांट कराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ट्रांसप्लांट कराने के बाद भी अगर मान लीजिए पेशेंट पुअर है, उसके साथ साथ में इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन चलती है। ट्रांसप्लांट कराने के बाद इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन 8 से 10,000 को महीना आपको खाना पड़ेगा, जिससे आपकी बॉडी जो है उस बाहर से जो आपने किडनी को लिया है उस किडनी को खराब न कर पाए, डैमेज न कर पाए, आपकी इम्यूनिटी उसको खराब न करने पाए। तो इसलिए इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन चलता है, उसको भी खाना पड़ेगा। और सक्सेस रेट 10 से 15% मुझे लगता है। तो समय रहते अगर पेशेंट जो है ट्रांसप्लांट कराने से पहले ही अच्छे आयुर्वेद के डॉक्टर से मिल ले और अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट कराए, उनके डाइट चार्ट को फॉलो करे, उनके सारे प्रोसेस को फॉलो करे और ट्रांसप्लांट से बच जाए तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ट्रांसप्लांट के बाद इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन लेना, सक्सेस रेट का श्योर न होना कि कितना % सक्सेस और कितना नहीं होगा, फिर से वही कहानी, फिर से डायलिसिस करो, फिर से ट्रांसप्लांट कराओ, जीवन नरक हो जाता है। और ये साधारण मानव के लिए बड़ा मुश्किल है। जो हाई प्रोफाइल लोग हैं उनके लिए भी तमाम प्रॉब्लम हो जाती है। तो एक आम जनमानस के लिए बहुत बड़ी समस्या, उसका पूरा परिवार जो है बर्बादी कगार पे आ जाता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो है सर्वाइव नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते किडनी के इलाज को, कि ये चूँकि ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ होता है, ये लंबा चलता है, पूरे जीवन भर चलता है। जब तक दवा खाएंगे, दवा से नहीं कंट्रोल होगा, डायलिसिस करेंगे, फिर ट्रांसप्लांट करेंगे, ये सब कुछ चक्र है। फिर ट्रांसप्लांट नहीं सक्सेस हुआ तो फिर से डायलिसिस कराइए, ट्रांसप्लांट कराइए, ऐसे कुछ चक्र में फंस जाएंगे। और ट्रांसप्लांट कराने के बाद फिर हम लोगों के पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचता है। इसी वजह से मैं ऐसे लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि ये लोग जो है ट्रांसप्लांट से पहले हम लोगों के पास अप्रोच करें और हम लोगों के इंस्ट्रक्शन को कायदे से फॉलो करें, तो ज़रूर जो है ट्रांसप्लांट से बच सकते हैं और डायलिसिस से मुक्ति मिल सकती है और उनका परिवार और स्वयं वो जो है खुशहाल हो सकते हैं। ठीक हो गए जी, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव से, और आपने सुना कि किडनी जैसी एक महामारी भयंकर जो है, जिसका डायलिसिस जो होता है एलोपैथिक, जिसमें कि ऐसा कुछ नहीं, मैं जहाँ तक समझता हूँ। आपने सुना अभी
80% अगर वो कंडीशन आ जाती है, वो सिचुएशन आ जाती है, तो नो डाउट आयुर्वेद में ऐसा प्रोसेस है कि वो क्योर हो सकता है, मे बी पॉसिबल। आज आप देख रहे हैं एक ऐसे डॉक्टर के साथ हम रूबरू आप लोगों को करा रहे हैं। डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव लखनऊ मोहनलालगंज में रहते हैं और कई पेशेंटों को इन्होंने ठीक किया है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, मैंने स्वयं देखा है, ऐसा नहीं है कि किंवदंती है। और आज मैं इनका सीधे सीधे इंटरव्यू ले रहा हूं क्योंकि मैंने भी नाम इनका बहुत सुना था आज आपके सामने। तो मैं चाहूँगा डॉक्टर, अभी आपने सुना कि 80% ऐसा स्टेज, और यहाँ तक अभी आपने सुना कि सुषमा स्वराज जो हमारी, जो कि उनके पास क्या कमी नहीं, पैसा खूब था, लेकिन व्यक्ति को जब तक सही दिशा नहीं मिलती है तब तक वो व्यक्ति अच्छे से उसका इलाज नहीं होता है। तो व्यक्ति को पैसे के साथ साथ ये भी जानना चाहिए कि कौन सा क्या कौन इम्पोर्टेंट है, कि किस टाइम क्या लेना है, कब मेडिसिन लेना है, कब क्या करना है, किस पैथोलॉजी का उपयोग करना है। तो आज हम लोग मॉडर्न पैथोलॉजी में भाग रहे हैं। जिस हमारे चरक जी जो स्टार्टिंग किए थे आयुर्वेदाचार्य, मैं थोड़ा सा उधर जी आपको आयुर्वेद के बारे में बताना चाहूँगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बताएं डॉक्टर। हमारे यहाँ का कॉन्सेप्ट जो है, देखिए आयुर्वेद का और मॉडर्न साइंस एलोपैथ के कॉन्सेप्ट में बेसिक डिफरेंस ये है कि वो लोग जो है चीज़ों को सप्रेस करते हैं। वहाँ पर जो है बीमारी को सप्रेस कर दिया जाता है, बीमारी को कंट्रोल कर दिया जाता है जी। और उसके कॉम्प्लिकेशन बॉडी में होते रहते हैं। यानी बीमारी जो है उसको दबा दिया जाता है और बीमारी को जड़ से खत्म नहीं किया जाता है। ये क्रॉनिक चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। अभी आप सुन रहे हैं कि इनका कहने का मतलब है कि जो सारे फंक्शन होते हैं वो एज लाइक स्प्रिंग जैसा होता है, जिस स्प्रिंग को दबाइए और फिर छोड़ दीजिए। तो वैसे ही सेम कंडीशन आपका होता है एलोपैथिक में। तो जहां तक आप मैं समझता हूं, अगर आप साथ ही साथ मैं चाहूँ डॉक्टर साहब आप अपना नंबर भी बता दें, जिससे कि हमारे जो दर्शक हो, देखने वाले हो, आप जी कृपया जो है वो लोग अपना नोट कर लें। जी। मेरा जो है व्हाट्सअप नंबर है 8127209282। इस पर जो है आराम से जो भी पेशेंट है, अगर इस तरह का कोई पेशेंट है या कोई जानना चाहता है तो इस 24 आवर मैं सर्विस के लिए तैयार हूँ। सर एक बार फिर से नंबर बता दें प्लीज। 8127209282। मैं हिंदी में भी रिपीट कर देता हूँ, 8127209282। इस नंबर पर जो है कभी भी कोई भी जिसको इस तरह से चीज़ें हैं वो जानना चाहता है किडनी के बारे में, या क्या जांच करानी है, या क्या प्रॉब्लम है, या क्या करना चाहता है, तो मुझसे जो 24 आवर मेरे यहाँ सर्विस है, मैं इसके लिए तत्परता से लगा रहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जहाँ तक ये आवाज़ जाए या जहाँ तक लोग मेरा जीवन जो है ऐसे लोगों तक पहुँचे, उसका लोग लाभान्वित हों और लोग जो है इस कुचक्र से बचें और उनका जीवन जो है थोड़ा सा जो इतना कष्टमय हुआ दुरूह जीवन जो जी रहे हैं उससे थोड़ी उनको मुक्ति मिले, सुखपूर्वक रहें। और बेसिकली मैं आपको बता रहा था उदय जी कॉन्सेप्ट के बारे में एलोपैथ का और आयुर्वेद का। तो एलोपैथ का कॉन्सेप्ट जो होता है वो जो है सप्रेसिव होता है। वो बीमारी को जो है जड़ से ठीक नहीं कर पाता, उसको दबा करके उसको सप्रेस करके सिर्फ कंट्रोल किया जाता है और उस बीमारी की जो कॉम्प्लिकेशन है वो बॉडी में अंदर अंदर होते ही रहता है और बाद में चल वो भयावह रूप होता है, ज्वालामुखी पर्वत की तरह जो फटता है, फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। वो आयुर्वेद के बाद फिर आयुर्वेद में भी कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, हम लोग बस की बात नहीं रह जाती है। और लास्ट में फिर या तो उसको ईश्वर ही बचाए या फिर उसकी जो भी जैसी भी गति होनी हो जाता है। और हमारे यहाँ आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट क्या है, हम लोग जो है बीमारी के जड़ तक जाते हैं, आखिर ये बीमारी हुआ क्यों, ये बीमारी का कारण क्या है, उस कारण का ही निवारण करते हैं और उस कारण का ही समाधान कर देते हैं, तो वो बीमारी अपने आप ही खत्म हो जाती है। जैसे सपोज दैट कि अगर कोई वृक्ष है और बार बार जो है उसके तने को काटा जाए तो उसका जड़ तो रहेगा ही, बार बार हर साल जब वो सावन आएगा हरा भरा फिर से हो जाएगा, फिर से उसी तरह रोग है, फिर से जब वो रोग का ऐसा एटमॉस्फेयर पाएगा, वातावरण पाएगा तो रोग फिर से जो है पनपेगा और फिर से भयावह रूप लेगा। और लेकिन हमारे आयुर्वेद में क्या होता है, उस बीमारी को जड़ से ही खत्म कर दिया जाता है। उसके रूट पर ही हम लोग काम करते हैं, उसके रूट पे काम करके उसके रूट को पहचानते हैं, डायग्नोस करते हैं और डायग्नोस करके उसके रूट को खत्म करते हैं, बीमारी जो है जड़ से ही खत्म हो जाती है। ये थोड़ी भ्रांति है, लोग कहते हैं ना कि आयुर्वेद जो है बड़ा लेंदी है, बड़ा देर में काम करता है, इसके पीछे का कंसेप्ट यही है। हमारे यहाँ की दवाइयाँ भले देर में काम करें लेकिन ये जड़ पे काम करती हैं और जड़ से बीमारी को ख़त्म कर देती हैं, लोग जो है रोग मुक्त हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। और इसमें जो है उस बीमारी
को अगर एक बार हमारे यहाँ आयुर्वेद में ट्रीटमेंट कर दिया जाए तो हम लोग जड़ से उसको ख़त्म कर देते हैं, बीमारी जो है ख़त्म हो जाती है, पेशेंट रोग मुक्त हो जाएगा। वहाँ की तरह नहीं है कि उसको दबा दिया गया और वो कॉम्प्लिकेशन बढ़ता रहेगा, बाद में वो विस्फोट करेगा, ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ। हमारे यहाँ का कंसेप्ट जो हमारे यहाँ का क्यूरेटिव है और उनके यहाँ का कंसेप्ट जो है कंट्रोल करने वाला था। हम लोग जो है चीज़ों को, बीमारी को जो है उसको एलिमिनेट करते हैं, उसको ख़त्म करते हैं, जड़ से ख़त्म करते हैं, उसको क्योर करते हैं, न कि कंट्रोल करते हैं। हमारे यहाँ सप्रेसिव ट्रीटमेंट नहीं होता, हमारे यहाँ क्यूरेटिव ट्रीटमेंट होता है। हम लोग बीमारी को एलिमिनेट करते हैं, उसको जो है बॉडी से निकालते हैं, उसके जड़ पे काम करके उसको ख़त्म करके बिल्कुल रोग मुक्त और स्वस्थ कर देते हैं। यही आयुर्वेद का सिद्धांत है। हाँ, धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे हमारे बीच डॉक्टर नीरज कुमार श्रीवास्तव। इन्होंने अभी सब कुछ आयुर्वेद के बारे में बताया और सच है, लोग जिस चीज़ से बहुत दूर भाग रहे हैं, व्यक्ति को भागना नहीं चाहिए। उसका क्या प्रिंसिपल है, उसका सिद्धांत क्या है, व्यक्ति को जानना चाहिए। और सही इन्होंने कहा कि ये जो है जड़ से ख़त्म करता है, ऐसा नहीं है। और एलोपैथ में क्या होता है, वो जड़ से नहीं ख़त्म करता, उसका फंक्शन ही टोटल एज लाइक स्प्रिंग जैसा ही होता है कि एक नया उभर करके आ जाता है और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता अंत में, लास्ट में। तो फिर आयुर्वेद में भी कोई उपचार नहीं रह जाता है। तो हम आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि आपको अभी डॉक्टर साहब ने अपना नंबर भी बताया, किसी को भी कोई भी बात हो, किसी तरह की भी डिजीज़ हो, तो आप इनके नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मैं हूँ जगनराज कनक ठाकुर उदय प्रताप श्रीवास्तव, सुल्तानपुर से। जय हिंद, जय भारत।